जम्मू कश्मीर में पीएम ने भरी हुंकार, बोले 370 के नाम पर फायदा उठा रहे थे कुछ राजनीतिक परिवार, कांग्रेस ने युवाओं को किया गुमराह। मोदी सरकार का देश को चुनावी तोहफा, डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान, उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी रहेगी जारी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट तैयार, कांग्रेस की संभावित लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, 16 मार्च को पेश हों केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आपको बता दें जानबूझकर अड़ंगा लगा रहे हैं आरोपी। बरेली में ट्रिपल मर्डर केस में आया फैसला, छेमार हसीन गैंग के 8 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। इंस्पेक्टर के घर डकैती डालने के दौरान की थी तीन हत्याएं। और पूरे देश में कल मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व, महाकाल से काशी विश्वनाथ मंदिर सजे, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है, इस दौरान सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। तो कांग्रेस की अहम बैठक खत्म हुई है, इस दौरान दिल्ली कांग्रेस चुनाव से पहले यह अहम बैठक कांग्रेस पार्टी कर रही थी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद अब आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के मंथन के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही थी। अब बैठक ये खत्म हुई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सारे बैठक के बाद सभी नेता बाहर निकले हैं। दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद सभी नेता बाहर निकले। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के लिए मंथन के लिए बैठक रखी गई थी और बैठक के बाद सभी नेता बाहर निकले हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद किसी भी कांग्रेसी नेता ने अभी मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें तो कांग्रेस से चुनाव समिति की बैठक थी, बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले हैं। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक में और जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक काफी देर से बैठक चल रही थी, अब ये बैठक खत्म हुई है। प्रत्याशियों के नामों के मंथन के साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे और चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हुआ है। अभी तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। प्रत्याशियों के नामों की अभी जल्द सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव के मद्देनजर और महिला दिवस से पहले सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। अब पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी अगले 1 साल के लिए बढ़ा दी है। महिलाओं को 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। साथ ही इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि इससे पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी देने की अंतिम डेट 31 मार्च 2024 थी, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाकर अब 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। यह जानकारी डीसी निशांत कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर दी है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि पीएम के स्वागत में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। बसई के पास प्रधानमंत्री जन अभिवादन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सेक्टर 82 में जनसभा भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां खाने पीने के दौरान एक विवाद में फुफेरे साले ने साथी संग मिलकर जीजा की हत्या कर दी। आरोपी साले ने चाकू से गोद कर जीजा को मौत के घाट उतार दिया। हाथापाई के दौरान आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी साले और साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरे देवर को मार दिया, मर्डर कर दिया। किसने मारा? बुआ के लड़के ने और एक दो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला नगर निगम अक्सर अपने कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहता है। ऐसे में आज अंबाला शहर आदर्श नगर के लोग आज अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा से मिले और अपनी समस्या मेयर के सामने रखी। मेयर ने जल्द समस्याओं को हल करने का आश्वासन देते हुए अपनी टीम भेजी है और मौके की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि आदर्श नगर के नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है और नाले की सफाई नहीं हुई है। साथ ही नालियां भी ब्लॉक पड़ी हुई हैं। नालियों का पानी सड़क के ऊपर आ गया है। इस बारे में पार्षद से बात हुई है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला है। अब हम मेयर के पास आए हैं और उनका रिस्पांस अच्छा है। उनकी टीम हमारे साथ मौके पर देखने पहुंची है। मेयर मैम के साथ अपने आदर्श नगर के वासी अपने साथी परिवारों के साथ मिलने आए थे, क्योंकि हमारे आदर्श नगर की जो ड्रेनेज सिस्टम है नालियों की, वो पूरी तरह से जो है ठप हो चुकी है। उसका मेन कारण यही है कि आदर्श नगर की नालियां बाहर सर्कुलर रोड के ऊपर बड़े नाले के अंदर जाके गिरती थी, जो कि अब उसमें पानी जाना बंद हो गया है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। 3-4 महीने से पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, जिसके कारण चारों तरफ बहुत गंदगी और बदबू और अभी से मच्छरों की इतनी भरमार है कि रहना दूर हो चुका है। सर, हम आदर्श नगर से मैडम को मिलने आए हैं। काफी देर से हम परेशान हैं। हमारा आदर्श नगर का जो नालियां हैं सर्कुलर रोड मॉडल टाउन के अंदर नाले के अंदर गिरती हैं, तो नाले के ऊपर 100% इंक्रोचमेंट हो चुकी है और नाले की सफाई पिछले 8-10 साल से कभी नहीं हुई। टोटल नाला ब्लॉक हो चुका है। उसकी वजह से हमारा पानी सड़कों के ऊपर आ गया। नालियां पिछले 3 महीने से ब्लॉक पड़ी हैं और पानी अब घरों में स्मेल मार रहा है। अंदर किचन में भी कीड़े निकलने लग गए हैं, बाथरूम में भी कीड़े निकलने लग गए हैं। टोटल मेस बना हुआ है और मच्छरों की भरमार है वहाँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के बाहर आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया था कि 5 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किस किस पार्टी ने किस किस बैंक में कितने बॉन्ड जमा करवाए हैं, इसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 महीने का समय आगे मांग लिया है, क्योंकि इस समय लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। किस किस पार्टियों ने कितना बॉन्ड बैंक के खातों में डाला है, यह हमें पहले पता नहीं चलेगा। इसी चीज के विरोध को लेकर कांग्रेस के हाई कमान के दिशा निर्देशन के अनुसार सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर 11 घंटे का प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को आदेश दिए थे कि 5 मार्च तक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड किस किस पार्टी के किस किस बैंक के खातों में कितना कितना धन आया है, ये सार्वजनिक तौर पर बताने के लिए आदेश दिए थे। कल 5 मार्च तो एसबीआई बैंक ने 4 महीने का टाइम मांगकर ये कहा कि अभी हम जानकारी नहीं दे सकते। 4 महीने तक एमपी के इलेक्शन हो जाएंगे।
इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं। समिति की अहम बैठक चल रही थी। बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले हैं। इस बीच मीडिया कर्मी उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बैठक के माध्यम से चुनाव समिति की इस बैठक के माध्यम से प्रत्याशियों के नामों पर आज मंथन हुआ है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक खत्म हुई है और बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले हैं और उन नेताओं से प्रतिक्रिया लेने की मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संगमेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस उपलक्ष्य में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से कई जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की सामूहिक शादियां कराई गई हैं। मंदिर कमेटी की ओर से उनको जरूरत का सामान भी दिया गया है। शुक्रवार को यहां विशाल रक्तदान और मेडिकल शिविर लगाया जाएगा। सेवा दल के 350 सदस्य ड्यूटी संभालेंगे। शुक्रवार रात को भगवान शिव का भस्मा अभिषेक होगा। इसमें संत महात्मा गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से अभिषेक और पूजन करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सभी आपको बता दें सभी धर्मशालाओं में भंडारों की व्यवस्था की गई है। आज मैं महाराज श्री के आदेशानुसार एवं भक्तों के सहयोग से आज जरूरतमंद कन्याओं की जो है 7 जरूरतमंद कन्याओं की यहाँ शादियाँ की जा रही हैं। उसके बाद जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है आने वाले भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लंगर की पूर्ण व्यवस्था की हुई है। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई बहन और जो अपंग हैं जिन पे चला नहीं जाता, उनके लिए हमें पार्किंग से लेकर और मंदिर तक ई रिक्शा का प्रबंध किया हुआ है। और उनको कोई दिक्कत आती है तो ई रिक्शा हमारे सेवा दल के सदस्य जो है 350 आदमी सेवा दल के सदस्य रहेंगे जो निरंतर सेवाएं कर रहे हैं। वो उनके गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो लेके उनको गर्भगृह तक आए। अब देश की बात में रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को करीब 66 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 20 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने भी शिरकत की है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी इस दौरान मौजूद रहे। किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होकर कोई निर्णय नहीं करती है, तो उनका अपना निर्णय है, जो भी उनका होगा। पर जैसा मैंने कहा है कि भाई हमारे हाईकमान उनका हाईकमान बैठ के अगर कोई बात करता है तो तब की बात है। लेकिन जो हमारा गठबंधन है तो वो गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं था। वो गठबंधन केवल और केवल सरकार चलाने के लिए था। वो ठीक दमखम पे चुनाव लड़ा, उससे पहला भी हमने चुनाव अपने दमखम पे लड़ा और दोनों बार इस प्रकार से वोट मिला। पिछली बार भी हमने वोट 14 से भी 3-3.5% वोट बढ़ के मिला हमें। ये ठीक है कि हमारी सीटें कम हुई और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किया सरकार ने, मैं दावे के साथ कह रहा कि अब की बार हमें जो सीटें हैं वो ज्यादा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से ट्रैफिक थाना प्रभारी रामपाल मॉडल टाउन में चेकिंग अभियान रामपाल के द्वारा चलाया गया। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे, साथ ही कुछ लोगों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हाँ, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल वाले हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मॉडल टाउन के अंदर पटाखे मार रहे हैं
और ये अपनी जान तो जोखिम में डाले प्लस दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं ये लोग। तो आज किस तरह के चालान किए गए? आज चलान कर रहे हैं हम, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग का अगर कोई मिलता है उसका भी कर देते हैं, बुलेट का भी। और हमारा चलान करना उद्देश्य नहीं है, हमारे को इनको ट्रैफिक रूल फॉलो करने का ये मकसद है हमारा, भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करें। क्या कारण है कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते? इतना समझाया चलो करेंगे, ये जो यंग ब्लड है ये थोड़ा बदमाशी कर देते हैं, धीरे धीरे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब में 3 सांसदों के गोद लेने के बावजूद अमृतसर का, आपको बता दें, मुधल गांव विकास से कोसों दूर है। बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर इस गांव में आज भी हर जगह टूटी हुई सड़कें और कूड़े के ढेर नजर आते हैं। इस गांव को सबसे पहले अमृतसर से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने गोद लिया था, लेकिन गांव अभी भी बदहाल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के अमृतसर के बाहरी इलाके में बसे मुधल गांव को पिछले कुछ सालों में 3 सांसद गोद ले चुके हैं, लेकिन गांव आज भी बदहाल है। बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर इस गांव में आज भी हर जगह टूटी हुई सड़कें और कूड़े के ढेर नजर आते हैं। इस गांव को सबसे पहले अमृतसर से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने गोद लिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गांव को गोद लेकर 2019 में यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने इसे गोद लिया। गांव के एंट्री गेट पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा जा सकता है। लोगों का दावा है कि ये काम यहां की गुरुद्वारा कमेटी अपने खर्चे पर करवा रही है। ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, कोई इस पिंड दे विच है नहीं जी। बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, सुबह स्कूल छोड़ने आते हैं तो बच्चा जा नहीं पाता। 2-3 बार तो मेरा ही खुद का बेटा इधर गिर के चला गया था घर। क्या करे, लेने आते हैं तो भी वही हाल है। रात को देखो इधर कैमरा मार के, बहुत मंदा हाल है, क्या कर सकते हैं। यहाँ के कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार गोद लिए गए गांवों के लिए अलग से कोई फंड नहीं देती है, जबकि एमपी लेड्स फंड से सभी गांवों का विकास करना मुमकिन नहीं है। मुद्दल गांव की बात आप कर रहे हो, वो 2019 की इलेक्शन से पहले का है। 2019 के बाद मैंने कोई गांव में गोद नहीं लिया। उसका रीजन ये था कि उसके लिए सरकार ग्रांट कोई नहीं देती। सरकार कहती है कि उसके लिए आप जाकर लोगों से बातें करो, लोगों को समझाओ कि औरत के क्या हक हैं, लोगों को समझाओ कि डिवर्सिफिकेशन कैसे करना है। लेकिन लोगों का मानना है कि जब गोद लेते हो तो इसका मतलब पूरी डेवलपमेंट करो। उसके बावजूद मैंने 25 लाख रुपए उस समय वहाँ का स्कूल और वहाँ की डिस्पेंसरी को दिया। लेकिन मेरे पास एमपी लैंड की तरह फंड ही नहीं होता कि मैं 2 करोड़ या 4 करोड़ एक गांव में लगा के तो बाकी मैं कहा बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या देखूँ। लोकसभा चुनाव आने पर अब लोगों को उम्मीद है कि राजनीतिक दल उनके गांव पर भी ध्यान देंगे। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां गोल्डन गर्ल वैष्णवी त्रिपाठी का चित्रकूट में सम्मान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया है। इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। सांसद गणेश सिंह ने भी गोल्डन गर्ल की सराहना की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोल्डन गर्ल को सम्मानित किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व सीएम और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने खुद पार्टी से इसके लिए गुजारिश की थी। खुद को गंगा सफाई के लिए झोंकने जा रही हूं और कहा, यदि मैं चुनाव लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा के काम मेल नहीं हो पाएगा और दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं गंगा के काम को, गंगा की सेवा करने के लिए इस काम को पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंकना चाहती हूँ। पूरी योजना पूरी बन चुकी है, मंजूरी भी मिल चुकी है, बस गति कम हो गई है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ।
अब लोकसभा चुनाव होना है तो हम सांस भी ना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव होना है तो हम राम मंदिर का शिलान्यास भी ना करें, प्राण प्रतिष्ठा भी ना करें, ये तो नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव से इन चीजों का कोई संबंध होता नहीं है। मोदी जी के साथ वैसे ही लोग हैं। सीए का टाइम आ चुका है कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हूँ, कहाँ से लड़ रही हूँ, क्या हो रहा है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। महासमुंद से ये अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 9वीं सीनियर मिनी गोल्फ राष्ट्रीय चयन प्रतियोगिता एमएस इमरान और तबस्सुम इसकी चैंपियन बनी है। मिक्स डबल मिनी गोल्फ में हासिल किया है गौरव। नागपुर में हुई मिनी गोल्फ राष्ट्रीय प्रतियोगिता, आपको बता दें 40 महिलाओं और पुरुषों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। पुरुष वर्ग को इसमें राष्ट्रीय चयन में तीसरा स्थान मिला है। अब बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आवापल्ली ब्लॉक स्थित चिंताकोंटा कन्या पोटा केबिन आवासीय छात्रावास में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें काफी मशक्कत के बाद पोटा केबिन में सो रहे 300 से ज्यादा बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में छात्रावास में रह रही लिपाक्षी नाम की बालिका बुरी तरह से झुलस गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा पोटा केबिन जलकर खाक हो गया। पोटा केबिन के स्टाफ और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आवापल्ली थाना क्षेत्र के चिंताकोटा पोटा केबिन की ये पूरी घटना है। तो वहाँ पे करंट जल गया। अब क्या बेटी खत्म हो गई बोल के कल सुबह अभी सुबह बोलने से फिर बग के आया। अच्छा, यहाँ कब आई थी? शनिवार को। अच्छा, तो यहाँ क्यों थी? वो तो यहाँ पढ़ भी नहीं रही थी। नहीं पढ़ रही थी, वही से उनका बुआ के साथ थोड़ा आदत हो जाएगी बोल के अगले साल आने वाला साल को स्कूल में यहीं पे डाल दूंगा बोल के डाल आता है। सोमवार को आके पूछ के देखा। देखिए सर, आग तो लगी 1 बजे अचानक से हमने देखी, उठे तो आग जल रहा था। तो फिर हम लोग क्या किए, पूरे बच्चे लोगों को ना क्या बोलते रूम बच्चे लोग को जगाने की कोशिश की और बाहर निकलवाने की कोशिश किए। कितनी देर तक ये आग जली थी? कितनी देर तक आग जल रही थी? आधा 1 घंटा से। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। महाशिवरात्रि को देखते हुए सबकी नजरें मोती डूंगरी पर बनी हुई हैं। आपको बता दें शंकरगढ़ी में एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर पर टिकी थी। लगातार चौथे साल महाशिवरात्रि पर मंदिर बंद रहेगा, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर साल में एक बार खुलने वाला जयपुर का एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर इस बार भी बंद रहेगा। ये लगातार चौथा साल है जब मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। कोरोना टाइम से नहीं खुला है साहब जी। कोरोना भक्त आते हैं तो आप लोगों से पूछते रहते हो? हाँ, पूछते हैं, मना कर देते, सब नहीं खुलेगा ये। बहुत से आते हैं, सारे चले जाते, पूछ पहुँच के मना कर देते, बैलेंस बताते थे सब लगाएंगे। कारण का आपको भी नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता, गार्डों को क्या मालूम है सब क्या बात है क्या नहीं है। ये तो शिवरात्रि को एक ही दिन जाते हैं भक्तों वाली? हाँ, एक दिन जाते साहब। लेकिन अभी 2-3 साल से? हाँ, 3 साल से, 3 साल, चौथी साल है इन साल। अब मंदिर की देखभाल जयपुर का पूर्व शाही परिवार करता है। महाशिवरात्रि पर इस साल भी मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालु नाखुश हैं। ये कोरोना के बाद में मंदिर अभी तक खुला नहीं है। हर साल यही होता है, खुलेगा लेकिन खुल रहा नहीं है। आप जाते थे? हम जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा होती थी, राजघराना की तरफ से भी सुविधा होती थी, हम जाते जरूर थे। बस्तीवासी भी जाते और भी लोग बाग आते थे, सभी जगह की भीड़ बहुत होती थी यहाँ पे। इस बार भी नहीं खुलेगा, ऐसा लग रहा है कि लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड बना करके कि नहीं खुलेगा। इस मंदिर को शंकरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के मुताबिक 300 साल पहले जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ शिवलिंग के साथ शिव परिवार की स्थापना की गई।
लेकिन कुछ समय बाद ही शिव परिवार की मूर्तियां यहां से गायब हो गईं। इसके बाद फिर यहां शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित कराई गईं, लेकिन दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद अनहोनी के डर से फिर कभी यहां शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित नहीं की गईं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर निकले डीएम और एसपी, मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया है। गौरीशंकर मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की है। मंदिरों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। डीएम और एसपी खुद निरीक्षण के लिए निकले हैं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर डीएम और एसपी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजाम को देखने के लिए और निरीक्षण के लिए निकले हैं। मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान डीएम और एसपी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। गौरीशंकर मंदिर में डीएम एसपी ने पूजा अर्चना की है। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाने। मंदिरों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर डीएम और एसपी ने खुद निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कल महाशिवरात्रि का महापर्व है, इसको लेकर शिवालयों और मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी व्यवस्था खुद जांचने के लिए डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने मंदिरों में खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मंदिर में पूजा अर्चना की है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर डीएम और एसपी के द्वारा कन्नौज में मंदिरों का निरीक्षण किया गया। मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा डीएम और एसपी के द्वारा लिया गया है। आपको बता दें, गौरीशंकर मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की है। कल महाशिवरात्रि के पर्व की आज पूर्व संध्या पर डीएम और एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर के मंदिर, मठ और मंदिरों में, खासकर शिवालयों में खुद पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तैयारियों और प्रशासनिक तैयारियों का भी निरीक्षण किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है। कोरियर से गांजा मंगाकर बेचने वाले गिरफ्तार हुए हैं। देवरिया से रविंद्र यादव और विकास चौहान गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ की टीम ने देवरिया से गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने 53 किलो गांजा बरामद किया है, जबकि 13.5 लाख रुपए बताई जा रही इस गांजे की कीमत। देवरिया और आसपास के जिलों में बेचते थे ये गांजा। आसाम से डीटीडीसी कोरियर कंपनी के माध्यम से कोरियर से आता था ये गांजा। आसाम के जीतू कालिता करता था सप्लाई। तो देवरिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में इस गांजे की सप्लाई की जाती थी। आसाम से डीटीडीसी कोरियर से आता था ये गांजा और पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था। आसाम के जीतू कालिता करता था ये सप्लाई का काम। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरियर से गांजा मंगाने और बेचने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। अगली अहम खबर मुरादाबाद से है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। एसएसपी हेमराज मीणा, डीएम मानवेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों में निकाला गया है यह फ्लैग मार्च। त्योहार और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। एसएसपी हेमराज मीणा और डीएम मानवेंद्र सिंह इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। आम लोगों में सुरक्षा की भावना के तहत और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जनता में भरोसा पैदा करने के लिए मुरादाबाद पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये फ्लैग मार्च निकाला गया। त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा और बाकी हमारे एसपी सिटी साहब और सभी जो नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और पैरामिलिट्री की जो कंपनियां आई हुई है डोमिनेशन के लिए, इनके साथ में कोहिनूर तिराहे से लेके और यहाँ पे जीआईसी तक और बीच में जामा मस्जिद और ईदगाह होते हुए हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च किया है। और इसमें आप सभी को जानकारी है कि कल आज रात्रि से ही शिवरात्रि के उसमें जो कावड़िए लोग आ रहे हैं और कल सुबह है, आज रात्रि में सुबह करीब 4 बजे से सब जगह जलाभिषेक होना है। इसके अलावा कल फ्राइडे नमाज भी है और आने वाले टाइम में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे एक ये फ्लैग मार्च किया गया था। और इसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कहीं पे किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो और जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों में शामिल हो। खबर रायबरेली से, जहां दबंगों
को पुलिस का खौफ नहीं नजर आ रहा है। मामूली विवाद पर युवक पर ईंट से हमला किया गया है। ईंट से मारते दबंग का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर टिकरा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर टिकरा की यह पूरी घटना है। दबंगों को पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अगली अहम खबर बदायूं से है, जहां युवक को किन्नर समेत 3 लोगों ने गोली मारी है। आपको बता दें, युवक को सड़क किनारे फेंक कर फरार हुए हैं। रुपए के विवाद में युवक को गोली मारी गई है। जिला अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। रमजानपुर का बताया जा रहा है ये घायल युवक। सिविल लाइन के आम गांव की है ये पूरी घटना। तो जिला अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रमजानपुर का बताया जा रहा है ये घायल युवक। सिविल लाइन के आम गांव की ये पूरी घटना है। अगली अहम खबर आगरा से। आपको बता दें, आरपीएफ और जीआरपी की मॉक ड्रिल हुई है। आपको बता दें, चलती ट्रेन के एक कोच में आग का मॉक ड्रिल हुआ है। रेलवे अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। एनडीआरएफ की टीम ने घायलों को कोच से बाहर निकाला है। तो आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना को रोकने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। एनडीआरएफ की टीम ने घायलों को कोच से बाहर निकाला है। आपको बता दें, किसी भी दुर्घटना में कम जनहानि हो, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत के टटीरी में स्थित ब्रह्म कुमारीज आश्रम में ब्रह्म कुमारीज दीदी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामला ये है कि हमारे पास सुबह एक लड़का आया गांव का ही, तो उसने बताया कि मतलब दीदी है हमारी, वो ओम शांति में, वो ओम शांति में फिर वो आया कि उसने फांसी खा ली, उसकी मृत्यु हो गई। मामला कुछ ये है कि हमारी बहन की तो कुछ गलती है नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करी, इस वजह से उन्होंने कर दिया इसके साथ। परेशान करी अंजू ने। किस लिए कर रहे थे? पैसे के लिए, पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं आ रहे थे ना घर से, इसलिए पैसे के लिए ज़्यादा टॉर्चर कर दी उसे। मेरी बहन है छोटी 5वीं नंबर की, उसे मतलब वो ब्रह्म कुमारी बनी थी यहाँ आने के बाद 8 साल हो गए उसे साथ। उसके बाद वे मतलब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। आज सुबह ही हमारे पास फ़ोन आया कि भाई उसकी डेथ हो गई है। इतने हम वहाँ से आए, अब ये हमें पता नहीं कि भाई उसे फांसी दी है या गला घोटा है, हमें वो नीचे फर्श पे पड़ी पाई। अगर उसे फांसी दी है या उसने ली है, अगर वो खुद फांसी लेती तो गेट कैसे अंदर तक खुल जाता। तो खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। विश्वविख्यात गीता प्रेस में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पुस्तकों की आपूर्ति डिमांड के अनुरूप पूरी नहीं हो पा रही है। इसका कारण अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को माना जा रहा है। गीता प्रेस प्रबंधन का कहना है इसके बाद से ही अचानक इन पुस्तकों की डिमांड बढ़ी है, जिसकी आपूर्ति फिलहाल नहीं हो पा रही है। इसके लिए बेंगलुरु से एक आधुनिक मशीन भी मंगवाई गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस दुनिया में हिंदू धार्मिक ग्रंथों की सबसे बड़ी प्रकाशक है। इस संस्था की स्थापना साल 1923 में हुई थी। 100 साल पुरानी गीता प्रेस के पास अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामचरितमानस और दूसरी धार्मिक पुस्तकों के ऑर्डर्स का अंबार लग गया है। जो रामचरितमानस की मांग किया है, क्या पुस्तकों की तो हमारे सब मांग बहुत जबरदस्त है, और इसका कारण भी है कि 100 वर्ष का जो पाठकों का विश्वास गीता प्रेस के ऊपर है, इसलिए वो रामचरितमानस भी किसी और जगह की पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग बांटने के लिए भी रामचरितमानस यहाँ से ले रहे हैं बड़ी मात्रा में, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। अब एक नई परंपरा और देखने में आ रही है कि लोग गिफ्ट कर रहे हैं रामचरितमानस का। किसी भी आयोजन पर किसी को अगर कुछ देना है तो गिफ्ट भी कर रहे हैं।
मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए गीता प्रेस ने जापान और जर्मनी जैसे देशों से करोड़ों रुपए की हाईटेक प्रिंटिंग मशीनें खरीदी हैं, जो 1 घंटे में 1600 से ज्यादा पुस्तकें छापने की क्षमता रखती है। तीन मशीनें आई हैं और इसकी लागत कुल लगभग 9 करोड़ रुपए है। वैसे हम लोगों ने इस बार प्रकाशन के कामों पर जो हमारे और संसाधन हैं सबको मिला के लगभग 11 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है। और अभी बाइंडिंग की और मशीन की खोजबीन चालू है, जो जिल्द बनाने वाली मशीन है, और एक मशीन अभी जो जापान से आनी है वो कल दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके बाद वहां से रवाना होकर जल्दी यहाँ आएगी। हाईटेक नई मशीनों के जरिए फोटो के साथ रंगीन पेजों की छपाई हो रही है और बड़ी संख्या में छपाई का काम चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी पीलीभीत को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, आयोग ने जिलाधिकारी पीलीभीत को आदेश जारी कर अपेक्षा अनुरूप जांच एवं कार्रवाई का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वरखेड़ा में पत्रकारों के मामले में चल रही सुनवाई पर आयोग का एक्शन देखने को मिला है। वरखेड़ा थाने में तैनात पूर्व थानाध्यक्ष ब्रजबीर सिंह ने पत्रकारों के खिलाफ बर्बरता की थी, जिसमें पत्रकारों को अवैध रूप से हिरासत में लेकर फर्जी मुकदमा लिखा गया था, जबकि जांच में ये बात साबित नहीं हुई। अब मानवाधिकार आयोग ने डीएम को नोटिस जारी कर इस मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले में बुजुर्ग मां की लात, घूंसे, चप्पल और डंडे से पिटाई करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी का मां की पिटाई करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर एसपी के निर्देश पर चरवा थाना पुलिस ने आरोपी सोनू सिंह को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सोनू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय भेजा है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। देखिए, ये चरवा क्षेत्र का मामला है और ये वीडियो वायरल होते ही इसका संज्ञान लेकर के पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। बेटा घर से फरार था, उसके लिए टीम गई हुई, बहुत जल्दी पकड़ेंगे। ये इस प्रकार का सामाजिक अपराध हम नहीं होने देंगे और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, वीडियो कब तक बताया जा रहा है? कुछ वीडियो 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके में मोपेड सवार 4 लोगों को तेज रफ्तार एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छर्रा निवासी मृतक जगदीश और अशोक शादियों में कारीगर का काम करते थे। बुधवार रात्रि जगदीश और अशोक अपने 2 साथियों के साथ शादी में काम खत्म कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी बाबा की मड़ई के निकट तेज रफ्तार इको कार ने मोपेड सवार 4 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जा रहे थे काम करके, रास्ते में घटना हुई है। किस वाहन से थे? ये बिक्की पर से वो ईगो आगे से ईगो गाड़ी ने मारे हैं। घटना किस जगह की है? मड़ी की है, बाबा की मड़ी है। रहने वाले कहाँ के थे दोनों? छर्रा। घटना किस वक्त की है ये करीबन 10:30 या 11 बजे के बीच में है। कब की? रात की। जो काम पे आ रहे थे अतरौली से काम करके, तो आगे से इको आ रही थी, इको ने मार दी टक्कर। किस वाहन से थे ये? तेरी बाप है बिक्की पे। क्या करते थे ये लोग? बिक्की पे ये लोग काम क्या करते थे? कहाँ से काम कर रहे हैं? कारीगरी का। कारीगर का काम करते हाँ। थे। कब की घटना है? रात की है ये। जिस वाहन ने टक्कर मारी है वो कहाँ है? फरार है वो तो।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां पिछले 7 वर्षों से गौशाला से हटकर गौसेवा कर रहे एक व्यक्ति ने गौसेवा को सबसे बड़ा कार्य बताया। साथ ही आपको बता दें कि मोहल्ला रामनगर झांसी रोड स्थित लक्ष्मी मंदिर के सामने रहने वाले कुलदीप गोस्वामी पिछले 7 वर्षों से अनोखी गौसेवा करते नजर आ रहे हैं। वहीं शाम का नजारा यहां का देखने लायक होता है। जैसे ही 4 बजते हैं यहां गायों का आना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में गायों की अच्छी खासी संख्या यहां एकत्रित हो जाती है। कुछ ही देर बाद कुलदीप गोस्वामी बोरियों में हरा चारा लाते हुए दिखाई देते हैं तो गायें उनके पास दौड़कर पहुंच जाती हैं। आपको बता दें, पिछले 7 वर्षों से गौसेवा करने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े कुलदीप गोस्वामी हैं और वह सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। समाज सेवा क्षेत्र के साथ साथ गौसेवा भी करते हैं। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।